तरह के टेम्पलेट मैंने आपको बताए थे, जिसमें से डिस्कशन हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ फंक्शन टेम्पलेट का ही किया था, ठीक है? कि बेसिकली टेम्पलेट हमारे पास में क्या होता है कि हम एक इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम एक बना-बनाया स्ट्रक्चर, एक फॉर्मेट बनाकर रख दें, ठीक है? उसको मल्टीपल डेटा टाइप्स के साथ में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सिंपली टेम्पलेट, ठीक है? अब अगर हम फंक्शन बना रहे हैं टेम्पलेट के केस में, तो सिंपल वो फंक्शन टेम्पलेट कहलाएगा। और अगर हम यही काम किसी क्लास के अंदर कर रहे हैं, मतलब एक क्लास बनाकर और मल्टीपल फंक्शंस बना रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पर जो कांसेप्ट है वो कहलाएगा सिंपली फंक्शन क्लास टेम्पलेट, ठीक है? प्लस क्लास में हम डेटा मेंबर के साथ में ये फंक्शनैलिटी क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। अब कैसे क्या होगा, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। बट पहले फंक्शन टेम्पलेट का मैं एक बार बता देती हूँ। मैंने ये बताया था कि सिंपल आप जिस डेटा टाइप का फंक्शन जो है एग्जैक्टली क्रिएट करना चाहते हो, मतलब जिस डेटा टाइप पे वर्क करना चाहते हो, ठीक है? तो आपको क्या करना होगा, फंक्शन टेम्पलेट क्रिएट करना होता है। ये प्रोग्राम हमने डिस्कस किया था। ये सिंपल इसका एक स्ट्रक्चर था, या मैं यूँ कहूँ कि इसका सिंटैक्स था फंक्शन टेम्पलेट को डिफाइन करने का, ठीक है? जिसमें हमें टेम्पलेट कीवर्ड पुट करना होता है। आफ्टर दैट वी हैव टू पुट क्लास कीवर्ड, ठीक है? क्लास यहाँ पे एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी प्लस प्लस में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक कांसेप्ट है क्लास, ये वो बात नहीं है। यहाँ पर आप इसको एक ग्रुप से रिजेम्बल कर सकते हो, ठीक है? और इस ग्रुप का नाम क्या है, डीएस। तो एग्जैक्टली होगा क्या कि अगर हम इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स को उस पे काम करेंगे, तो सिंपल ये फंक्शन जो है वो इंटीजर जहां जहां पर मैंने डीएस प्लेस किया है, ठीक है, वहां वहां पर क्या होगा, इंट जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं फंक्शन के आर्ग्यूमेंट क्या पास कर रही हूँ, एज अ फ्लोट या एज अ डेसिमल वैल्यूज अगर मैं पास कर रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ये डेटा टाइप उस अकॉर्डिंग रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास में ए और बी दो अलग-अलग क्या है, वेरिएबल्स हैं, दोनों इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर इस केस में मैं ये ऐड फंक्शन कॉल करूंगी, ठीक है, फंक्शन को जैसे हम क्रिएट करते हैं बिल्कुल वैसे ही क्रिएट किया है, बस नया क्या है कि मैंने यहाँ पे टेम्पलेट कीवर्ड और ऐड कर दिया है। मतलब एक जैसे हमने पावर पॉइंट का कंसेप्ट समझा था कि पावर पॉइंट में हम टेम्पलेट्स बना सकते हैं, वैसे ही कुछ काम यहाँ पर भी, ठीक है। तो टेम्पलेट बना दिया और सिंपली यहाँ पर हमने मेंशन किया क्लास, ये क्लास यहाँ पे लिखना जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पे डीएस, अब ये एग्जैक्टली एक आइडेंटिफायर है, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, जो आइडेंटिफायर के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग। और डीएस जैसे यहाँ पर भी मैंने यूज किया और यहाँ पर भी यूज किया और सिंपली उसके रिटर्न टाइप में भी यूज किया। पहले तो हम फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में क्या करते थे, यहाँ पर इंट लिखते थे, फ्लोट लिखते थे, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, उसको डीएस से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली कैसे इस फंक्शन की कॉलिंग होगी, ठीक है। तो देखें यहाँ पर सिंपल, जब हम मेन से इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अगर दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, तो फंक्शन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जहां जहां पर डीएस है, ठीक है, यानी कि इस ग्रुप में सिंपली क्लास एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और डीएस जो है वो सिंपली हमारे पास में क्या है, डेटा टाइप का एक रिप्लेसमेंट है। एग्जैक्टली का इसका मतलब ये रहेगा कि जैसे ही यहाँ पर सिंपली मैं इंटीजर वैल्यू पास करूंगी, ठीक है, तो डीएस में यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा इंट, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी इंट रिप्लेस हो जाएगा और आर्ग्यूमेंट्स में भी क्या हो जाएगा, इंट जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कंपाइल टाइम पर हमारे पास में ये जो फंक्शन है उसका एक ये सिंपली भी स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि ये जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि एक्सपैंड होगा और इस तरीके से भी एक्सपैंड होगा, ठीक है। मतलब जो हमारे पास में आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग फंक्शन एक ही रहेगा, लेकिन उसका एक्सपेंशन एक से ज्यादा बार हो सकता है, कब, कंपाइल टाइम पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अब जैसे इंटीजर आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन है तो सिंपली रिटर्न टाइप में और आर्ग्यूमेंट्स में इंट रिप्लेस हो गया और उस पे वर्क हुआ तो दोनों नंबर्स का एडिशन हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। अब अगर मैं डबल वैल्यूज भेजूंगी, यानी कि डबल डेटा टाइप की वैल्यूज भेजूंगी, तो उस केस में आप देखें, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे 10.12 और v जो वेरिएबल है डबल टाइप का, ठीक है, 3.34, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन की। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स में s और v को भेजूंगी, एज अ पैरामीटर मैं यहाँ पे असाइन करूंगी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सिंपली ये जो फंक्शन है वो डबल डेटा टाइप पे वर्क करेगा, कुछ
इस तरीके से, ठीक है। और इन दोनों वैल्यूज का सिंपली एडिशन परफॉर्म हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई एक फंक्शन टेम्पलेट की, ठीक है। अब लास्ट क्लास में स्ट्रेंथ कम थी इसलिए मैंने इसको वापस से रिपीट किया है, अदरवाइज मैं रिपीट नहीं करती। अब देखें, अब नेक्स्ट जो हम डिस्कशन करने वाले हैं अगेन फंक्शन टेम्पलेट पर, वो देखें ये है कि अगर हम फंक्शन टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है हम हमेशा एक ही डेटा टाइप पे वर्क करें। भाई या तो डेटा टाइप इंट हो सकता है या फ्लोट हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी तो पॉसिबल है, ठीक है। अभी तो हमने इससे प्रीवियस एग्जाम्पल जो देखा उसमें हमने देखा कि हम सिंपल इंटीजर अगर आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो पूरा का पूरा फंक्शन टेम्पलेट किसको रिजेंबल कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है, सिंपली इंटीजर वैल्यू को, ठीक है। यानी कि रिटर्न टाइप में भी हमारे पास में इंट हो गया, और अगर हम बात करें आर्ग्यूमेंट्स में तो वहां पर भी इंट जो है वो रिप्लेस हो गया था, ठीक है। लेकिन इस एग्जाम्पल में हम ये देख रहे हैं कि अगर हम अलग अलग टाइप से वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि सिंपल इस केस में अलग अलग डेटा टाइप से वर्क करना चाहें तो देखें यहाँ पर जब आप टेम्पलेट क्रिएट करते हैं तो एक बार तो सिंपली वापस से हमें क्लास कीवर्ड तो मेंशन करना होता ही है, क्लास और यहाँ पर सिंपली आइडेंटिफायर, वापस से क्लास कीवर्ड और देन जो भी आइडेंटिफायर आपको मेंशन करना होगा, ठीक है, जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं। अब इससे होगा क्या, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने दो आइडेंटिफायर यूज किए हैं, यहाँ पर भी मैंने दो आइडेंटिफायर से क्या किया, मतलब जो यहाँ पर सिंपली आइडेंटिफायर्स यूज किए थे। अब देखें वो एग्जैक्टली डेटा टाइप नहीं है, डेटा टाइप तो जो हमारे पास में प्रिमिटिव है। देन अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम दो अलग अलग मतलब जो टेम्पलेट है, मतलब हमारे पास में फंक्शन टेम्पलेट तो एक ही है, लेकिन वहां पर हमने दो अलग अलग क्या किया है, डेटा टाइप के टेम्पलेट्स पे वर्क किया है, ठीक है। अब कैसे क्या किया, देखें ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने टी और पी दो आइडेंटिफायर जैसे कि मैंने अभी बताया डिफाइन किए हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली डेटा टाइप, ठीक है। लेकिन जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, तो हम जिस तरह के क्या आर्गुमेंट भेजेंगे, जिस तरीके के आर्गुमेंट भेजेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पी और टी की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। उनकी वैल्यू से रिप्लेस ना होकर उनके डेटा टाइप से रिप्लेस होगी। अभी तक हमने देखा था कि फंक्शन में जो हम आर्ग्यूमेंट्स भेजते हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू कॉपी होती है। यहाँ टेम्पलेट के केस में कैसे हो रहा है एक बार देख लेते हैं। अगेन यहाँ पर दो अलग अलग टाइप पे हम वर्क कर रहे हैं, एक तो पी है टाइप और एक है टी, ठीक है। और इसी के साथ मैंने रिटर्न टाइप भी इनमें से ही एक डिफाइन किया है, या तो आप टी डिफाइन कर लें या तो आप पी डिफाइन कर लें, ठीक है। तो मैंने इस केस में रिटर्न टाइप तो मेंशन कर दिया पी, और फंक्शन का नाम मेंशन किया है ऐड, अलोंग विथ मैंने यहाँ पे जो टी और पी दो अलग अलग क्या किए हैं, सिंपल आइडेंटिफायर यूज किए हैं, ठीक है, फंक्शन टेम्पलेट के डेफिनेशन में, ठीक है। यानी कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे जो हमने टेम्पलेट का कोड लिखा है मैंने इस टी और पी को एज अ आर्ग्यूमेंट की तरह भी यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो टी एक सिंपली डेटा टाइप की, यहाँ पे डेटा टाइप की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी और उसका एक वेरिएबल क्रिएट होगा। लाइकवाइज पी जो एक डेटा टाइप है, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी, मतलब डेटा टाइप का नाम एग्जैक्टली रिप्लेस होगा, ठीक है। और बी क्या होगा, सिंपली एक वेरिएबल, ठीक है, और दोनों को मैंने सिंपली ऐड करवाया है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर हमने एक आर्ग्यूमेंट इंटीजर भेज दिया और एक आर्ग्यूमेंट डबल डेटा टाइप का भेज दिया तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर एक तो डबल डेटा टाइप की वैल्यू होगी और एक सिंपली इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू होगी। अब कैसे क्या होगा देखते हैं। तो देखें इस केस में मैंने यहाँ पर वापस से ए और बी दो अलग अलग क्या किए हैं, इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो अब अगर एडिशन के टाइम पर मैं यहाँ पर ए जो है एक वैल्यू भेज रही हूँ इंटीजर टाइप की, ठीक है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ पे भेज रही हूँ 7.45, ठीक है। इसको हम पॉइंट के बाद 45 ही रीड करते हैं, 45 कंसिडर नहीं करते हैं इसको, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये वैल्यू तो क्या होगी, अब देखें ये इस पर्टिकुलर का डेटा टाइप तो क्या कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर होगा, सिंपल अगर हम कुछ भी क्या नहीं दे रहे हैं, अगर कोई डेटा टाइप यहाँ पर मेंशन नहीं किया, अगर मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल प्लेस करती डबल टाइप का या फ्लोट टाइप का तो सिंपल यहाँ पर वो वैल्यू मतलब वो डेटा टाइप कंसिडर होता।
लेकिन यहाँ पर मैंने वैल्यू पास की है डायरेक्टली, पॉइंट वाली वैल्यू, ठीक है। तो पॉइंट यानी कि डेसिमल वैल्यूज के लिए जो सिंपल डेटा टाइप कंसिडर किया जाता है वो होता है डबल, और फ्लोट वैल्यू के लिए जो हमारे पास में डेटा टाइप होगा इंटीजर, जो सिंपल नंबर्स है उनके लिए इंटीजर, अदरवाइज होता है हमारे पास में डबल, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, इस केस में यहाँ पर जब वैल्यू प्लेस होगी, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, एक तो हम ए दे रहे हैं और एक वैल्यू यहाँ पर दे रहे हैं 78.45, तो इसका डेटा टाइप तो सिंपली डबल कंसिडर किया जाएगा, और इस केस में इंटीजर जो है वो कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऐड मेथड यहाँ पर कॉल होगा, ठीक है, उसका रिप्लेसमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि उसका अगर मैं एक्सपेंशन बताऊं तो कुछ इस तरीके से होगा। ए जो है उसका डेटा टाइप इंट कंसिडर किया जाएगा, यानी कि टी जो लिखा गया है उसकी जगह पर इंट जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो जहां जहां पर भी टी है वहां तो इंट हो गया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ऐसे ही पी जो है मैंने अभी आपको बताया डेसिमल वैल्यू है, तो बाय डिफॉल्ट इसके लिए डेटा टाइप डबल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर जहां पर p है यानी कि सेकेंड आर्ग्यूमेंट में डबल के लिए कंसिडरेशन है, तो यहाँ पर p की जगह क्या हो जाएगा, डबल, ठीक है। तो देखें यहाँ पर कुछ इस तरीके से डबल जो है वो डेटा टाइप यहाँ पर प्लेस होगा, और उसका वेरिएबल क्या होगा यहाँ पे b, ठीक है। और रिटर्न टाइप में मैंने अगेन p मेंशन किया था, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, p किसको बिलोंग करे, यानी कि p की वैल्यू क्या है, डबल, तो यहाँ पर भी रिटर्न टाइप क्या कहलाएगा, डबल, ठीक है। यानी कि डबल डेटा टाइप का रिटर्न टाइप यहाँ पर एक तरीके से हमने मेंशन किया है। अभी सारा का सारा एक्सपेंशन देखें, कहीं पर भी एग्जीक्यूशन टाइम पर नहीं हो रहा है, कंपाइल टाइम पर हो रहा है, ठीक है। जिस तरह की वैल्यू हम भेज रहे हैं उस डेटा टाइप का पूरा ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि अब हमें काम करने के लिए एक से ज्यादा बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहीं पर क्या करना चाहते हैं, फ्लोट और इंट के साथ में काम करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता भाई, या तो हम एक अलग फंक्शन बनाते या तो फंक्शन की ओवरलोडिंग कर लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली उसका जो एक और बेटर सोल्यूशन है वो क्या हो गया हमारे पास में, टेम्पलेट, ठीक है। कोड छोटा हो गया और काम करने का तरीका और इजी हो गया, ठीक है। प्लस अब अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ए और बी का सिंपल एडिशन यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, तो जो भी एडिशन की वैल्यू है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी एज अ आंसर, एज अ रिजल्ट, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूं, सिंपली अगर मैं फ्लोट डेटा टाइप के यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स क्या की हैं, क्रिएट की हैं, ठीक है। और वापस से मैंने ऐड फंक्शन कॉल किया है, तो देखें अब क्या होगा, एस तो सिंपली फ्लोट को बिलोंग कर रहा है और बी क्या है यहाँ पे, इंट। तो अब एग्जैक्टली ये जो फंक्शन है यानी कि फंक्शन टेम्पलेट है, वो एक डेटा टाइप तो यहाँ पे कंसिडर करेगा सिंपल क्या, इंटीजर, यानी कि बी तो इंटीजर टाइप का है वेरिएबल, ठीक है। और जो एस है वो क्या है, फ्लोट टाइप का है। अगर मैं यहाँ पे भी डायरेक्टली वैल्यू लिखती तो वो डबल डेटा टाइप को बिलोंग करता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने एस जो कि फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल है उसको प्लेस किया है। तो इस ऐड फंक्शन के केस में जो हमारे पास में डेफिनेशन है फंक्शन की, यानी कि कंपाइल टाइम पे जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से क्या होगा, एक्सपैंड होगा, ठीक है। ये देखें इस तरीके से, यानी कि अब इस केस में एस तो है फ्लोट डेटा टाइप को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो टी की जगह तो रिप्लेस हो जाएगा फ्लोट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और बी जो है वो इंट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में p जो है वो किसको बिलोंग करेगा, अब इस केस में यानी कि उसकी वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्टली इंट, यानी कि p जो एक ग्रुप है वो बिलोंग करेगा इंट को, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम सिंपली फ्लोट और इंट दो डेटा टाइप पे वर्क कर रहे हैं, और रिटर्न टाइप जो है वापस से मैंने p ही मेंशन किया है, देखिए यहाँ पे। और इस केस में इंट है हमारे पास में p की वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर p के केस में इंट जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो अब इस केस में क्या होगा, अगर हम वैल्यूज को क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो सिंपल जो हमारे पास में रिजल्ट है वो दोनों वैल्यूज का एडिशन हमें विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे आउटपुट तो ऐसे मेंशन नहीं किया है, बट इस केस में यहाँ पर क्या होगा, दोनों, एक तो इंट और एक फ्लोट,
दोनों डेटा टाइप की वैल्यूज का एडिशन हो जाएगा और रिजल्ट जो है वो इंट में आपको विजिबल होगा, यानी कि 20 और सिंपली 10.12 इन दोनों का एडिशन यहाँ पर विजिबल होगा। अब एडिशन तो आप सबको आता ही है, तो खैर वो मुझे बताने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, देन अगर आगे प्रोसीड करें तो उससे पहले यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। देन अब इस पर्टिकुलर फंक्शन टेम्पलेट के अकॉर्डिंग मैं अगर फंक्शन को जब कॉल करूंगी वापस से, भाई मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं, वो हमारे पास में कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम कितनी बार कॉल कर रहे हैं, ऐसे कोई रूल नहीं है कि 2 बार ही कॉल कर सकते हो अलग अलग टाइप के केस में। यहाँ पर हम कितनी बार भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आर्ग्यूमेंट जो है वो अभी आप यहाँ पे 2 ही पास कर सकते हो, क्योंकि हमने जो फंक्शन टेम्पलेट बनाया है उस केस में यहाँ पर 2 ही आर्ग्यूमेंट्स वाला फंक्शन क्या किया है, क्रिएट किया है, ठीक है। तो अब अगर मैं दोनों डेटा टाइप की वैल्यू यहाँ पर सेम दे दूं, यानी कि मैंने यहाँ पे 10 और 20 पास किया, अब इसका कोई डेटा टाइप तो मैंने वैल्यूज का मेंशन किया नहीं है, तो मैंने ये बताया था कि अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं यानी कि विदाउट डेसिमल वैल्यूज लेते हैं तो सिंपली उसको किस तरीके से कंसिडर किया जाएगा, उसको कंसिडर किया जाएगा सिंपली इंटीजर वैल्यू, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज का एक्सपेंशन होगा, ठीक है, तो देखें जहां पर भी टी और पी है ये दोनों ही क्या होंगे, डेटा टाइप को सिंपल यहाँ पे एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो टी और पी की जगह दोनों ग्रुप्स की जगह यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा इंट, और दोनों केस में इंटीजर वैल्यूज का ही एडिशन होगा और रिटर्न भी इंटीजर वैल्यू ही होगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा इंट, और इस केस में भी यहाँ पर क्या रहेगा, दोनों टाइप की वैल्यू इंट, ठीक है। देन इंटीजर की जो वैल्यूज है यानी कि 10 और 20 उन दोनों का एडिशन रिटर्न हो जाएगा 30। अब कुछ और वैल्यू भी अगर यहाँ पे लिख रहे हैं तो वो भी रिजल्ट में रिटर्न हो जाएगी ऐड होके, ठीक है। तो मतलब अगर हम अलग अलग डेटा टाइप पे वर्क करके फंक्शन टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग टाइप पे तो वर्क कर ही रहा है, प्लस सेम टाइप की वैल्यूज पे भी वर्क करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में एग्जाम्पल हुआ फंक्शन टेम्पलेट का। इसी के साथ फंक्शन टेम्पलेट टॉपिक यहाँ पर ओवर होता है। बस इसमें मुझे एक कंसेप्ट और क्लियर करना है आपको, लेकिन यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। देन फंक्शन टेम्पलेट यहाँ तक ओवर होते हैं, बट एक कंसेप्ट मुझे यहाँ पर और क्लियर करना है, ठीक है। जैसे हम फंक्शन के साथ में ओवरलोडिंग परफॉर्म करते हैं, वैसे ही टेम्पलेट के साथ में भी ओवरलोडिंग पॉसिबल है, ठीक है। कहने का मतलब एक बार हम 2 आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, एक बार हम 3 आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन बना रहे हैं और एक बार 4 आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन बना रहे हैं, तो वो पॉसिबल है, ठीक है। अभी तो हमने एक ही फंक्शन बनाया था, फंक्शन टेम्पलेट का एग्जाम्पल देखा, लेकिन यहाँ पॉसिबल है कि हम अलग अलग क्या करें, आर्ग्यूमेंट्स यानी कि अलग अलग सिग्नेचर के क्या करें, फंक्शन क्रिएट करें, यानी कि फंक्शन ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट है वो टेम्पलेट ओवरलोडिंग में भी पॉसिबल है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इतना सा नया होगा उस केस में कि आपको आप जो जो फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, कहने का मतलब है आप फंक्शन का नाम तो एक ही होता है ओवरलोडिंग के केस में, लेकिन सिग्नेचर अलग अलग होता है, ठीक है। तो हर सिग्नेचर के साथ में यहाँ पर टेम्पलेट का जो कंसेप्ट है वो आपको यूज करना होगा। कहने का मतलब है जैसे कि मैंने अगर ऐड फंक्शन बनाया, मैं चाहती हूँ वो 2 आर्ग्यूमेंट्स पे वर्क करे और दोनों आर्ग्यूमेंट्स का जो टाइप हो वो क्या हो, इंटीजर टाइप का या फिर फ्लोट टाइप का, ठीक है। तो इस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्पलेट का जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करना होगा। एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर ही आपको यहाँ पर क्लास कीवर्ड मेंशन करना होता है और देन यहाँ पर एक आइडेंटिफायर मेंशन करना होता है, जिसका रिप्लेसमेंट क्या होता है, कंपाइल टाइम पे जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे उस केस में क्या होगा, फंक्शन एक्सपेंड हो जाएगा अगर इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू हम पास कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा अभी हमने समझा था, ठीक है। तो ये तो एक फंक्शन की बात हुई।
अगर मैं ओवरलोड करना चाहती हूँ, यानी कि एक से ज्यादा सिग्नेचर के फंक्शन क्रिएट करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैंने इस केस में काउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे ओवरलोडिंग आपको बताई है इस प्रोग्राम में। ठीक है, प्रोग्राम पूरा मैं नहीं समझा रही हूँ क्योंकि ओवरलोडिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और टेम्पलेट फंक्शन के केस में अभी हमने देखा है। सिर्फ नया इसमें ये है कि अगर मैं वापस से ऐड नाम का फंक्शन बना रही हूँ और मैं इस बार अगर 3 आर्ग्यूमेंट्स पे वर्क कर रही हूँ, तो देखिए तीनों के केस में भी यहाँ पर टेम्पलेट का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि टेम्पलेट का जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, वो आपको फॉलो करना जरूरी है। यानी कि हर बार टेम्पलेट और साथ में क्लास के साथ में यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो आपको ये जो सिंपली स्टेटमेंट है वो बार-बार मेंशन करना होगा जितनी बार आप फंक्शन टेम्पलेट बना रहे हो। ठीक है? अगर एक बार और बनाएंगे तो वापस से ये पर्टिकुलर टेम्पलेट जो है वो आपको स्टैंडर्ड जो उसका डेफिनेशन है वो आपको मेंशन करना जरूरी है। ये आपका सिंटेक्स का पार्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि फंक्शन आप 3 बार बनाएं और टेम्पलेट कीवर्ड को प्लस ये स्टेटमेंट आप एक बार ही मेंशन करें। ठीक है, ये हर फंक्शन टेम्पलेट के साथ आपको बार बार लिखना जरूरी होता है। तो इसी के साथ यहाँ पर अगर हम 4 आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन बना रहे हैं, सिंपली आप मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको जब डॉक्यूमेंट सेंड किया था प्रीवियस क्लास में, तो मैंने उसमें आप देखिए मैक्सिमम के केस में भी मिनिमम के केस में ये फंक्शन बनाकर आपको सेंड किया था। ठीक है, यहाँ पर टाइप नेम पहले के जो सिंपल सी प्लस प्लस के एडिटर थे उसमें सपोर्टेबल था, लेकिन अब के केस में यानी कि अब जितने भी हम एडिटर्स देख रहे हैं उसमें टाइप नेम अलाउड नहीं है। वहां पर आपको टाइप नेम की जगह क्लास ही लिखना होगा। तो इसलिए मैंने टेम्पलेट के जो स्टेटमेंट है यानी कि जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द टेम्पलेट, ठीक है, हमें यहाँ पे टाइप नेम की जगह क्लास लिखना होता है। ठीक है, और उसमें से भी आप मिनिमम मैक्सिमम इस तरीके से सिंपली टर्नरी ऑपरेटर को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। फंक्शन का कोड तो कुछ भी हो सकता है, वो हमारी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम फंक्शन ओवरलोडिंग यूज करना चाहते हैं या टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं, ठीक है, वो हमें थोड़ा समझना रहेगा कि किस तरीके से आपको यूज करना होता है। ठीक है, अब 3 अलग अलग फंक्शंस बनाए हैं, तो यहाँ पर सिंपली एट अ टाइम आप एक ही टाइप पे वर्क कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप फंक्शन को कॉल करते टाइम एक बार आप इंटीजर वैल्यू भेजें, एक बार आप फ्लोट वैल्यू भेजें। क्यों? क्योंकि टेम्पलेट का जो स्ट्रक्चर है यानी कि टेम्पलेट की जो डेफिनेशन है उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप को यहाँ पे बताया है। ठीक है, वो एक ग्रुप या तो फ्लोट डेटा टाइप का हो सकता है, या इंटीजर का हो सकता है, या फिर डबल का हो सकता है, या फिर किसी और डेटा टाइप का। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी पॉसिबल नहीं है, मतलब कॉम्बिनेशन यहाँ पर इस केस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बाकी अगर हम 3 आर्ग्यूमेंट भेजेंगे तो तीनों का एडिशन होगा, 4 भेजेंगे तो 4 आर्ग्यूमेंट्स का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमने फंक्शन ओवरलोडिंग में भी देखा था। ठीक है, टेम्पलेट ओवरलोडिंग में सिर्फ इतना सा ही नया था कि आपको ओवरलोड करते टाइम टेम्पलेट कीवर्ड बार बार मेंशन करना होता है। बार बार का मतलब जितने फंक्शंस आप क्रिएट करना चाह रहे हो, ठीक है, अलग अलग सिग्नेचर के। तो ये रहेगा हमारे पास में फंक्शन टेम्पलेट के अलावा टेम्पलेट की ओवरलोडिंग का कंसेप्ट। ठीक है, टेम्पलेट ओवरलोडिंग पर क्वेश्चन आया हुआ है जिसको कि अभी मैंने आपको प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया। अगर ओवरलोडिंग पे क्वेश्चन आता है, चाहे वो फंक्शन टेम्पलेट हो या फिर आपके पास में सिंपली फंक्शन हो, ठीक है, हालांकि हमने कंस्ट्रक्टर की भी ओवरलोडिंग देखी थी, तो ओवरलोडिंग का जो बेसिक तरीके हैं, बेसिक वेज हैं, वो कभी चेंज नहीं होंगे। जो 3 तरीके हैं वो सेम ही रहते हैं। देन अब टेम्पलेट जो टॉपिक है उसका लास्ट पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है हमारे पास में क्लास टेम्पलेट। 2 तरीके से हम टेम्पलेट डिफाइन कर सकते हैं।
और क्यों डिफाइन करना है? ताकि हमारा जो कोड है वो और क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए। ठीक है, यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट कोड अगर हमें लिखना है, ठीक है, हमारे कोडिंग टेक्नोलॉजी को, कोडिंग मेथोडोलॉजी को और अगर क्या करना है, इम्प्रूव करना है, तो वी कैन यूज टेम्पलेट। ठीक है, फंक्शन टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो और क्लास टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जब फंक्शन टेम्पलेट है तो क्लास टेम्पलेट की क्या जरूरत, ये भी तो मेन समझने वाली बात रहेगी। ठीक है, तो देखें इस केस में अगर मैं क्लास टेम्पलेट की बात कर रही हूँ, तो क्लास टेम्पलेट के केस में अगर मैं सिंपली क्लास की बात करूं, ठीक है, तो वहां पर अलग अलग डेटा टाइप के हम क्या कर सकते हैं, डेटा मेंबर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, क्लास टेम्पलेट को यूज करके जितने भी डेटा टाइप बता रहे हैं उसको हम कब बता सकते हैं, जब हम क्लास का क्या करें, ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, पहले से ये फिक्स ना करके रखें कि हम क्लास में कौन से डेटा मेंबर्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर काम को कैसे करना है, उसके लिए हमें यहाँ पे क्लास टेम्पलेट यूज करना होगा। अगेन, जब भी टेम्पलेट वर्ड आता है, मतलब आप जब टेम्पलेट को कॉल करेंगे या आपका प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा, तो आप अलग अलग टाइप पे वर्क कर सकते हो एक ही कंसेप्ट का यूज करके। ठीक है, फंक्शन टेम्पलेट में भी हमने यूज यही किया था कि एक फंक्शन बनाया और अलग अलग डेटा टाइप के साथ में उसको यूज किया। ठीक है, अब अगर क्लास टेम्पलेट की बात करें, तो देखें यहाँ पर जो मैं एग्जाम्पल आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रही हूँ, उस एग्जाम्पल को मैंने आप लोगों को कंस्ट्रक्टर के केस में भी समझाया था। ठीक है, यानी कि डायनेमिक जब हमने मेमोरी एलोकेशन देखा था, प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर देखा था, कॉपी कंस्ट्रक्टर देखा था, तो हमने सेम वही प्रोग्राम देखा था जो अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो प्रोग्राम नया नहीं है, सिर्फ टेम्पलेट के साथ मैंने उसको बाइंड किया है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, तो प्रोग्राम आई थिंक समझ आ जाना चाहिए, बट क्लास टेम्पलेट कैसे बाइंड हुआ है वो यहाँ पे नया रहेगा। ठीक है, मैंने एक ही कंसेप्ट नया रखा है कि क्लास टेम्पलेट कैसे डिफाइन होता है, प्रोग्राम नया नहीं है। अगर हम बात करें क्लास टेम्पलेट की, तो क्लास टेम्पलेट हमें यहाँ पर सिंपली क्या प्रोवाइड करता है कि हम क्लास क्रिएट करें। ठीक है, और उसमें जो हम मेंबर्स डिफाइन कर रहे हैं, डेटा मेंबर्स डिफाइन कर रहे हैं, उनका टाइप भी हम क्या कर सकते हैं, जब हम उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करें, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें, तब हम डिफाइन करें। ठीक है, देन क्लास टेम्पलेट सिंपली वापस से कंटेनर की तरह ही वर्क करेंगे। क्लास एक अपने आप में कंटेनर होता है, कंटेनर का मतलब जो कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, सिंपली डेटा मेंबर और फंक्शंस। ठीक है, और क्लास को यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सेम यहाँ पर भी क्लास टेम्पलेट को यूज करना है तो डेफिनेटली उसको ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी रहेगा। ठीक है, अब कैसे सिंपली इसको यूज करना है, तो उसका जो थर्ड पॉइंट है, a class template is instantiated by passing a given set of types to it as template arguments। मतलब टेम्पलेट का जो टाइप है वो क्या होगा, सिंपली जो हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, कब, जब हम क्लास टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऐसा हमने फंक्शन टेम्पलेट के केस में भी तो समझा था कि हम फंक्शन को कॉल करते टाइम जिस तरह के आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं, ठीक है, फंक्शन टेम्पलेट भी उसी टाइप पर क्या करेगा, वर्क करेगा। सेम विथ क्लास टेम्पलेट। ठीक है, तो देखें कैसे ये टेम्पलेट का लास्ट प्रोग्राम है। देखें यहाँ पर भी मैंने वही किया है, क्योंकि क्लास टेम्पलेट जहां पर भी टेम्पलेट आपको क्रिएट करना है, सिंपल आपको ये स्टेटमेंट तो डेफिनेटली लिखना ही होगा, टेम्पलेट। ठीक है, अब देखें यहाँ पर भी मैंने क्लास लिखा है और यहाँ पर भी क्लास लिखा है, तो मैंने अभी आपको समझाया था ये क्लास यहाँ पे एक ग्रुप को, एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते टाइम उस कलेक्शन में इंट पास करूंगी एज अ वैल्यू, तो सिंपली ये कलेक्शन किसको बिलोंग करेगा,
इंट डेटा टाइप को, ठीक है। तो टी की जगह यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा डेटा टाइप का नाम, ठीक है। और अगेन नम नाम से हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट की है। अब आप देखें, जो यहाँ पे डेटा टाइप का नाम होगा उसी तरह के क्या होंगे यहाँ पे वेरिएबल्स जो हैं, डेटा मेंबर जो है वो क्रिएट होंगे, ठीक है। अब साइज भी आप चाहें तो सिंपल यहाँ पे जो टी है उससे रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर कैरेक्टर की एरे क्रिएट करेंगे तो साइज तो हमेशा क्या होगा, साइज तो फिक्स ही है ना, अभी साइज तो हमेशा इंट में ही होगा। कभी साइज कैरेक्टर में होगा क्या? किसी ब्लॉक का साइज आपने कैरेक्टर में देखा है क्या? नहीं। यहाँ पर फ्लोट में भी, पॉइंट में भी ऐसा नहीं हो सकता है कि 2.5 का ब्लॉक बन जाए। मैथ्स तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, ये तो मेमोरी एलोकेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, साइज तो मैंने फिक्स कर दिया इंटीजर टाइप का ही होगा, ठीक है। और जब हमने ये प्रोग्राम पहले देखा था तो उस केस में हम यहाँ पर ऐसा करते थे कि इंटीजर टाइप का पॉइंटर लेते थे और यहाँ पर क्या करते थे, साइज भी इंटीजर टाइप की लेते थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर तो किसी भी टाइप का हो जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी तरह का यहाँ पे क्या होगा, ब्लॉक क्रिएट होगा, ठीक है। यानी कि अगर पॉइंटर आपका इंटीजर टाइप का है तो वो इंटीजर ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होगा। और अगर हम पॉइंटर क्या ले रहे हैं, कैरेक्टर टाइप का, ठीक है, तो हम उसी तरह के पॉइंटर को क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब कैसे क्या होगा देखते हैं एग्जाम्पल से। अगेन मैंने कंस्ट्रक्टर में क्या किया है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। यानी कि वापस से देखें, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, इसको डीएमए हम कह सकते हैं। और यहाँ पर हम जो डीएमए वाला काम है, यानी कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्टर के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, हालांकि ये टॉपिक हम कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के साथ में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब यहाँ पर अगेन क्या हो रहा है, साइज जो आपके पास में डेटा मेंबर क्रिएट किया है वो तो डेफिनेटली इंटीजर टाइप का ही है, क्योंकि किसी ब्लॉक की साइज तो हमेशा इंटीजर में होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पर भी टी मेंशन कर दूं तो फिर वो कैरेक्टर, अगर हम पॉइंटर लेंगे तो यहाँ पे साइज क्या हो जाएगा, कैरेक्टर टाइप का। जबकि कोई भी नंबर जो है किसी ब्लॉक को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो इंटीजर वेरिएबल को ही बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ तो फिर टाइप कास्ट करें उसको। तो मैंने इस केस में क्या किया है, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो पूछ। चले अब अगर आगे कंटिन्यू करें तो यहाँ पर सिंपली मैंने क्या किया है, जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ पे एसजेड मैंने इंटीजर आर्ग्यूमेंट मेंशन किया है और सिंपल साइज जो है वो यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप को ही बिलोंग कर रहा है, तो जो यूजर साइज स्पेसिफाई करेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उतने का एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, अगर मैं बात करूं पॉइंटर की, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंटर का डेटा टाइप मेंशन ही नहीं किया। लेकिन अब अगर पॉइंटर जो है वो इंटीजर टाइप का होगा तो हमने पहले ये पढ़ा था इस तरीके से कि अगर आपका पॉइंटर इंटीजर टाइप का है, ठीक है, तो यहाँ पर उसको सिंपली इंटीजर टाइप का ही क्या हो, मेमोरी एलोकेशन हो, ठीक है। यानी कि हम उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर कर पाए। और अगर पॉइंटर फ्लोट टाइप का क्रिएट हो तो फ्लोट टाइप की वैल्यूज स्टोर कर पाए, ठीक है। पहले जब हमने प्रोग्राम देखा था, जब हमने इसको सिंपल विदाउट टेम्पलेट देखा था, तो हमने कुछ ऐसा देखा था कि यहाँ पे अगर इंट हम मेंशन कर देते थे तो यहाँ पर भी हम क्या करते थे, सिंपली इंट मेंशन करते थे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि क्लास टेम्पलेट है तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया टी, यानी कि अभी डेटा टाइप कब डिसाइड हो रहा है, जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने मेंशन किया टी, ठीक है। तो देखें इस केस में यहाँ पर टी जो है वो डेटा टाइप के अकॉर्डिंग रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर